झाओ फेंग को अचानक पूछे गए प्रश्नों ने पल भर के लिए सन्ना कर दिया। होश में आते ही उसने तुरंत हाथ जोड़ दिए। योर मैजेस्टी, ये फैसला तो सिर्फ आपका है, मैं कैसे बीच में बोल सकता हूँ। ऊपर से पिछली बार जब मैं झंगताई महल वापस आया था तब भी आपने ऐसा ही कुछ पूछा था। झाओ फेंग ने थोड़ा मजबूरी से कहा। पिछली बार प्रश्न थोड़ा घुमा फिरा के था, कौन सा बेटा सबसे लायक है। इस बार तो सीधा ही, कौन क्राउन प्रिंस बनेगा। झाओ फेंग दिल से तो कहना चाहता था, आपके किसी भी बेटे में इतनी क्षमता नहीं, फूसू भी नहीं, लेकिन कुछ सच्चाइयां होती हैं जो राजा के सामने बोलना बेहद खतरनाक होता है। चाहे राजा कितनी भी मेहरबान क्यों ना हो, अगर उसके दर्द के बिंदु को छू दिया तो परिणाम भयानक भी हो सकते थे। यिंग झेंग हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, या फिर तुम्हें लगता है मेरा कोई बेटा लायक नहीं है? अब झाओफिंग हिचकिचा गया। यही हिचकिचाहट ही काफी थी जवाब समझने के लिए, लेकिन यिंग झेंग कोई गुस्सा नहीं हुआ। सच तो ये है, अगर मेरे बेटे तुम्हारे आधे भी योग्य होते तो मुझे इतनी चिंता न होती, उसने थका हुआ सांस लेकर कहा। योर मैजेस्टी, झाओफिंग मुस्कुराया। हर पीढ़ी का अपना भाग्य होता है। आप अभी अपने जीवन के शिखर पर हैं, अभी से इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। इस वक्त पूरी दुनिया पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। 3 जिन जीत लिए गए हैं, अब सिर्फ कीचू और यन बाकी हैं। जब ये 3 भी गिर जाएंगे तो आपका नाम इतिहास का सबसे महान शासक के रूप में दर्ज होगा। यिंग झेंग ने प्याला उठाया, एक घूंट ली और आधे मजाक और आधे सच्चाई के सुर में बोला, काश तुम मेरे बेटे होते, कितना अच्छा होता। झाओ फेंग थर गया, प्याला हाथ से गिरते गिरते बचा। आप ये बात बिल्कुल मत कहिए, अगर सेंसर्स ने सुन ली ना तो पूरा दरबार हिला देंगे। यिंगझेंग हैरान हुआ, क्या तुम्हें मेरे बेटे होने का ख्याल इतना बुरे लगता है? योर मैजेस्टी, हंसी मजाक ठीक है, पर मैं राजा खानदान का नहीं हूं। झाओ फेंग मुस्कुराया। दिल में, अगर मैं सच में किन शी हुआंग का बेटा होता तो जिंदगी ही जीत जाता, एम्पायर सीधा हाथ में। लेकिन वो जानता था ये सच नहीं। वो शाकियों में पैदा हुआ था, किन के राजाओं से उसका कोई रिश्ता नहीं था, और इतिहास भी कभी किसी गुमशुदा वारिस का जिक्र नहीं करता। यिंगझेंग बस चुपचाप मुस्कुराया। शायद वो ये बात इसलिए बोल रहा था ताकि एक बीज झाओ फेंग के दिल में रह जाए, और जब सच्चाई एक दिन सामने आएगी तो वो इतना चौंकेगा नहीं। फिर उसने प्याला उठाया और एक नया मुद्दा छेड़ दिया। सुना है ली यू तुम्हारी छोटी बहन के साथ काफी वक्त बिता रहा है। बोलते वक्त उसकी आवाज में थोड़ी सी जलन, थोड़ा सा पोजेसिवनेस साफ महसूस हो रहा था। झाओ फेंग का दिल जोर से धड़ा। ओ नो, कहीं किन शी हुआंग को मेरी बहन में रुचि तो नहीं? ये कभी नहीं हो सकता, वो तो बहुत ज्यादा बड़े हैं। सोचकर ही उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत कहा, इंगर के मुताबिक काफी हाय हैं। लीयू ने अपना मन रखा है, पर उसे ज्यादा दिलचस्पी नहीं। युनजुंग में उसकी बहन काफी बार परेशान होती थी लीयू के विजिट से। झाओ फेंग में कभी दोनों के बीच दखल नहीं दिया। आखिर बहन की शादी का फैसला उसका अपना था। इस युग में औरतों का चुनाव का अधिकार नामुमकिन सा होता है, लेकिन झाओ फेंग अपनी बहन के लिए वो हक रखने को तैयार था। ये उसका पारिवारिक सिद्धांत बन चुका था। पर झाओ फेंग ये नहीं जानता था कि यिंगझेंग की परेशानी कुछ और ही थी। झाओ यिंग उसकी बेटी थी। फौज के साथ जो चिकित्सा विशेषज्ञ जाते थे, उनमें से कुछ ब्लैक आइस प्लेटफॉर्म के गुप्त एजेंट भी थे, जो हर पल झाओ यिंग की सुरक्षा और उसके हर कदम की रिपोर्ट यिंगझेंग को भेजते थे। नेचुरली लीयू का उससे मिलना जुलना किसी से छुपा नहीं था, और एक पिता के तौर पर वो कैसे शांत रह सकता था? उसे ये सब उसी तरह ऊंचाहता लग रहा था जैसे आज के ज़माने का पिता अपनी लाडली बेटी के पीछे किसी कूल बॉय को देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकता। इसी वजह से और जलन हो रही थी। तुम इसके विरुद्ध नहीं हो? यिंगझेंग ने हैरानी से पूछा। यदि लीयू सच्ची मेहनत से इंगर का दिल जीत लेता है तो ये उसकी क्षमता है,
बस इंगर खुश हो, बस वही काफ़ी है। और हाँ, यदि वो मना करे तो फिर कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता, मैं खुद उसके साथ खड़ा रहूंगा। इस युग की कठोर रीत रिवाजों के बीच उसके ये शब्द किसी क्रांति से कम नहीं थे। झाओ फंग के दृष्टा को देखकर यिंगज़ेंग के चेहरे पर की हल्की सी जलन धीरे धीरे कम हो गई। वो हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया। तुम सही कहते हो, जब तक झाओ यिंग खुश हो बस वही काफ़ी है। झाओ फंग हंस पड़ा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हिज मैजेस्टी इतने ओपन माइंडेड होंगे। यिंगज़ेंग ने प्याला उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। योर मैजेस्टी, झाओ फंग ने अपना प्याला उठाया, बाकी बातें बाद में, पहले मैं आपको एक टोस्ट देता हूँ। यिंगज़ेंग ने आसानी से पूछा, किस बात का टोस्ट? योर मैजेस्टी की ट्रस्ट का। दूसरे राजा होते तो मेरे फादर इन लॉ और मुझे साथ में इतनी मिलिट्री पावर रखते देखकर डर जाते, हम दोनों को दबा देते। पर आप अलग हैं। बस इस विश्वास के लिए मैं पीता हूँ। और झाओ फंग मुस्कुराया, मैं भी कभी आपको निराश नहीं करूँगा। यिंगज़ेंग ने एक सिप लिया, फिर अचानक पूछा, तुमने कभी भविष्य के बारे में सोचा है? भविष्य? झाओ फंग हैरान, किस भविष्य की बात कर रहे हैं योर मैजेस्टी? जब पूरी दुनिया एक हो जाएगी, उसके बाद का भविष्य। यिंगज़ेंग की आंखों में एक गहरी चमक थी। झाओ फंग ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, योर मैजेस्टी की दया और समझ के हम दोनों, मैं और मेरे फादर इन लॉ, बहुत आभारी हैं। लेकिन मैं अपनी हद जानता हूँ। जब दुनिया एक हो जाए तो मैं बाइयुए में तैनात होने की आज्ञा मांगूंगा, वहाँ की देखरेख करूंगा। यिंगज़ेंग ने थोड़ा सा भाव भौं चढ़ाकर बोला, तुम मुझे ऐसा राजा समझते हो जो योग्य लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता? उसकी नज़र में ये सोच बेकार थी। बाइयुए एक जंगली ज़मीन थी, वहाँ किसी को भेजना मतलब यूं ही वनवास देना। झाओ फंग तुरंत झुककर बोला, योर मैजेस्टी का दृष्टिकोण और बुद्धि इस दुनिया में अनुपम है। पर अंदर ही अंदर उसके मन में एक और सोच चल रही थी, आपके बाद क्या होगा? चाहे फूसू गद्दी पर बैठे या हुहाय, दोनों में से कोई भी उसके लिए अच्छा भविष्य नहीं लाया। फूसू दयालु था, पर बहुत आसानी से मंत्रिमंडल के हाथ में आ जाता। एक राजा जिसे उसके मंत्री नियंत्रित करें, ऐसा राजा कभी मजबूत नहीं हो सकता। और झाओ फंग जानता था, फूसू जैसा शासक कभी भी उस जैसे शक्तिशाली सेनापति को बर्दाश्त नहीं करेगा। मंत्री तो पहले दिन से उसके खिलाफ चले जाएंगे। और हुहाय, इसका तो जिक्र तक करने लायक नहीं। इतिहास के सबसे निकम्मे शासकों की सूची में टॉप 5 में उसका नाम पक्का था। इसलिए बाइयुए जाना ही उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता था, दरबार से दूर अपनी ताकत मजबूत करने का मौका। झाओ तुओ ने भी वहीं अपनी राज्य रेचा बनाई थी, और झाओ फंग तो उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। उसका वुआन बटालियन, उसके एलीट सोल्जर्स उसकी असली शक्ति थे। उनके साथ वो पूरी जमीन को हिला सकता था, और ये बात वो जानता था। यिंगज़ेंग ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर पूछा, तो तुम कहना चाहते हो कि मेरा उत्तराधिकारी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा? झाओ फंग ने तुरंत हंसी में टाल दिया, अरे ये तो आपने कहा, मैं तो ये बात बिल्कुल नहीं बोल रहा। ये पल बिल्कुल वैसा ही था जैसी उनकी पहली मुलाकात, वही व्यंग्य, वही अंदाज, वही समझ। भविष्य का क्या भरोसा? यिंगज़ेंग की नज़र गहरी हो गई। बिल्कुल सही, झाओ फंग भी धीरे से बोला, कोई भी भविष्य नहीं देख सकता। सत्ता के शिखर पर होते हुए भी, हजारों को काट गिराते हुए भी झाओ फंग को महसूस होता था कि इस दुनिया पर कोई अजाना सा पर्दा पड़ा हुआ है। दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी थी, पर कोई भी कल्टीवेटर नहीं। ये बात ही अजीब थी। तभी यिंगज़ेंग ने विषय बदलते हुए पूछा, तुम्हें याद है वो एलिक्सर, शियानयांग से निकलने से पहले तुमने जिसका जिक्र किया था? बिल्कुल याद है। झाओ फंग की नज़र अपने आप राजा की मेज़ पर गई, जहां पहले वो एलिक्सर बॉक्स रखा रहता था, अब वो खाली था। सो योर मैजेस्टी ने समझ लिया कि वो जहर था। झाओ फंग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ, और बहुत ही तीखा जहर। कुछ दिन तक कुछ न दिखे, पर लंबे समय तक लेने पर शरीर अंदर से सड़ जाता। तुमने मेरी जान बचा ली, यिंगज़ेंग ने सॉफ्ट टोन में कहा। मैं तो पहले ही बता चुका था, एलिक्सर पॉइजन था। अब जब आपने उसे छोड़ दिया है, तो आप जरूर लंबी जिंदगी जिएंगे। इस पल उसके मन में एक अजीब सी सोच उठी, क्या मैंने अभी अभी इतिहास बदल दिया? इतिहास के अनुसार चिन शी हुआंग मर्करी बेस्ड एलिक्सर खाकर ही मरा था, पर अब वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। एलिक्सर छोड़ दिया था,
कोई जहर नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो 10-20 साल और जी सकता है। ये सोचकर झाओफंग का दिल कसक उठा। आगे क्या होगा? दुनिया का इतिहास बदल जाएगा। पर क्या उसे पछतावा हुआ? बिल्कुल नहीं। आखिर किन शी हुआंग ने उस पर और उसके परिवार पर इतना बड़ा एहसान किया था। अगर सम्राट थोड़ा और लंबा जी सके तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लंबी उम्र जीना, ये सुनने में काफी अच्छा लगता है। यिंगज़ेन हल्की सी हंसी हंसा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी। वो सिर्फ लंबी जिंदगी से संतुष्ट नहीं था। इतिहास में कौन सा शासक अमर होने का सपना नहीं देखता, कौन सा सम्राट हमेशा के लिए दुनिया पर राज करना नहीं चाहता। साओफेंग ने जिज्ञासा से पूछा, तो फिर उन सो कॉल्ड एल्केमिस्ट का क्या हुआ जिन्होंने आपको ये जहरीली दवाई दी? पहले वो सब लोगों की नज़रों में आसमान पर रहते थे, बड़े दाम, बड़ी इज्जत और अनेक नौकरों के साथ रहने वाले। अब जब उनका सच सामने आ चुका था तो उनका अंजाम क्या हुआ होगा? साओफेंग को सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी सूफू को लेकर थी। किन राज दरबार का पहला चीफ एल्केमिस्ट, आखिर उसका क्या हुआ? जिन्होंने मुझे जहर दिया, क्या वो जिंदा रह सकते थे? उन सबको 1 साल पहले ही लिंगची से सजा दे दी गई। ये सुनते ही झाओफेंग तुरंत बोल उठा, बहुत अच्छा किया, ऐसे लोग जीने के लायक ही नहीं। फिर उसने सवाल बदला, लेकिन सुना है सूफू भी उनके साथ था, क्या वो भी मर चुका है? वो अभी तक वापस नहीं आया। यिंगज़ेंग ने धीरे से कहा, लौटेगा तो उसे आसान मौत नहीं मिलेगी। झाओफेंग चौंक गया, वो महल में नहीं है? यिंगज़ेंग की आंखों में पुराना गुस्सा झलका। मैं उस पर कभी बहुत विश्वास करता था। उसने मुझे अमृत बनाने का वादा किया था, लेकिन उसके लिए समुंदर के पार पेंगलाई द्वीप की खोज करना जरूरी बताया। अब तक के हिसाब से 1 साल से ज्यादा हो गया है। तुम्हारी पहली विजयी यात्रा के तुरंत बाद ही वो रवाना हुआ था। साओफेंग के मन में एक सोच उभरी, मतलब सूफू पहले ही भाग निकलने का प्लान बना रहा था। पर यह बंदा काफी अजीब लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी के इशारे पर चल रहा हो। यिंगज़ेंग ने उसकी शक्ल पढ़ ली। क्या तुम जानते हो सूफू के बारे में कुछ? यिंगज़ेंग मुस्कुरा दिया। क्या आपको सच में लगता है कि पेंगलाई आइलैंड जैसा कोई स्थान होता है? पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र है। यिंगज़ेंग ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। तो क्या आप अभी भी इस आशा को पकड़कर बैठे हैं? इफ पेंगलाई एग्जिस्ट्स, इमॉर्टैलिटी एग्जिस्ट्स। कौन नहीं चाहेगा हमेशा जीना? यिंगज़ेंग ने बिना झिझक कहा। साओफेंग ने सांस छोड़ी। इतिहास भर में बादशाहों ने अमृत ढूंढा, सब किसी न किसी तरह से असफल ही रहे। यिंगज़ेंग ने धीरे से सर हिलाया। नहीं, एक व्यक्ति सफल हुआ था। साओफेंग की आंखें हैरानी से चमक उठीं। कौन? जो का राजा मू। सीरियसली? झाओफेंग बेहद हैरान हो गया। वो तो एक कहानी जैसी लगती है। लेकिन यिंगज़ेंग ने कहा, ये कहानी नहीं, पुराने जो के असली रिकॉर्ड्स में लिखा है। जब किन ने जो को जीता, उनके ग्रंथ हमारे कब्जे में आए। कहा गया है कि राजा मू ने कुमलुन पर पश्चिम की देवी क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट से मुलाकात की। उसके बाद वो गायब हो गया। इसीलिए मैं मानता हूँ उसने अमृत पा लिया होगा। बस इतना सब देखकर झाओफेंग ने आंख उठाई। यिंगज़ेंग ने भारी सांस ली। मानने की वजह नहीं, लेकिन उम्मीद की वजह जरूर है। जब मैं पूरी दुनिया को एक कर दूंगा, मैं खुद कुंडलुन जाऊंगा। उस वक्त तुम मेरे साथ चलोगे। हम दोनों मिलकर सच्चाई का पता लगाएंगे कि क्या कुंडलुन और क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट वाकई मौजूद हैं। ये कहकर उसकी आवाज में वो ही तेज तेज प्रतिज्ञा उभरी जिससे एक सम्राट दुनिया को जीत सकता है। झाओफेंग ने बिना डरे सिर झुकाया। आपका हुक्म हो तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। अमृत का ये रहस्य हम दोनों मिलकर खोलेंगे। यिंगज़ेंग हंस पड़ा। अच्छा, तो फिर हम राजा और वजीर मिलकर अमृत की सच्चाई ढूंढेंगे। दोनों ने अपने प्याले उठाए। तभी दरबार के बाहर से एक तेज और घबराई हुई आवाज सुनाई दी। चैप्टर 203। किंग चिन एक नाम देते हैं। रिपोर्टिंग टू योर मैजेस्टी, ग्रैंड जनरल के घर से संदेश आया है। ग्रैंड जनरल की पत्नी को प्रसव दर्द शुरू हो गया है। उन्हें तुरंत वापस बुलाया गया है। जाओ गाओ की आवाज़ हॉल के बाहर से गूंजी। क्या? लेबर शुरू हो गया?
जाओफेंग जोर से अपनी सीट से खड़ा हो गया, पूरी तरह से दरबार की तमीज भूलकर। यिंगज़ेंग जो उसके पास बैठे थे नाराज नहीं हुए, बल्कि उनकी आंखों में खुशी और उत्साह चमक उठी। मेरी बहू कमाल की है, मुझे एक और पोता दे रही है, यिंगज़ेंग ने दिल ही दिल में खुश होकर सोचा। योर मैजेस्टी, मुझे तुरंत जाना होगा। जाओफेंग ने झुककर सलाम किया, लेकिन जवाब का इंतजार नहीं किया, सीधा हॉल का दरवाज़ा धक्का देकर बाहर निकल पड़ा और तेज कदमों से दौड़ पड़ा। यिंगज़ेंग ने तुरंत हुक्म दिया, इंपीरियल फिजिशियंस को बुलाया जाए, उन्हें तुरंत जनरल जाओ के घर भेजो। जी महाराज, जाओगाओ ने तुरंत जवाब दिया। रुको, यिंगज़ेंग ने फिर कहा, खजाने से सबसे बेहतरीन टॉनिक्स और औषधियाँ निकालो, सारी तैयारी करके जाओ के रेजिडेंस भेजो। जैसे आपका हुक्म महाराज। जाओगाओ जा चुका था, पर यिंगज़ेंग अभी भी उसी जगह बैठा था। स्पष्ट था कि उनका मन वहीं नहीं था। फिर उन्होंने गहरी आवाज में बुलाया, रनशाओ। हाजिर हूँ महाराज। इंपीरियल कैरेज तैयार करो, हम खुद जाओ के रेजिडेंस जाएंगे, ज्यादा सेवक नहीं, सिर्फ जरूरी लोग। ये कहकर यिंगज़ेंग धीरे से खड़े हो गए। रनशाओ हैरान था। ग्रैंड जनरल की पत्नी बच्चा पैदा कर रही है और महाराज खुद जा रही है, ये तो इतिहास में पहली बार हो रहा है। जाओ रेजिडेंस। पूरा घर एकदम हल्ला गुल्ला से भरा हुआ था। नौकरानियां इधर उधर भाग रही थी और अंदर से वैंगयान की दर्द भरी चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थी। बाहर वैंगजियान और उनकी पत्नी घबराहट में इधर उधर चल रहे थे। ये बात अलग थी कि उनकी बेटी पहले भी ट्विंस को जन्म दे चुकी थी, लेकिन इस युग में प्रसव हमेशा जान जोखिम से भरा होता था। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, यानिर कैसी है? जाओफेंग सांस फूलते हुए दौड़ा हुआ आया। चीखों को सुनते ही उसका दिल और तेज धड़कने लगा। चिंता मत करो जाओफेंग, वैंगजियान में उसके कंधे पर हाथ रखा। वैंगजियान पहले भी माँ बन चुकी है, वो संभाल लेगी। वैंगजियान शांत था, जैसे एक अनुभव कर चुका पिता, लेकिन जाओफेंग के लिए ये सब पहली बार था। पहली बार तो वो जंग के मैदान में था, वापस ही नहीं आ पाया था। जाओफेंग सिर्फ इतना ही कह पाया। उसकी आंखें बस उस कमरे की तरफ टिकी थी। अब वो कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ इंतजार। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वाह वाह, नए जन्मे बच्चे की पुकार पूरे हॉल में गूंजी। थोड़ी देर बाद एक डाई भागी हुई बाहर आई। बधाई हो ग्रैंड जनरल, मैडम ने पुत्र को जन्म दिया है। अच्छा, बहुत अच्छा। जाओफेंग ने खुशी से बच्चा अपनी बाहों में लिया। छोटा सा बच्चा, झुर्रियों से भरा हुआ, ना सुंदर ना प्यारा, पर उसके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा। सबको इनाम दिया जाए। स्टीवर्ड। जी हुजूर। नौकरानियां, नौकर सब एहसानमंद है। सारी सेवादासियां जमीन पर झुक गईं। वैंगजियान हंस पड़ा। फिर एक लड़का। जाओफेंग, मेरी बेटी से शादी तुम्हारी सबसे बड़ी किस्मत थी। बिल्कुल, ये सब मेरी किस्मत ही है, जाओफेंग ने हंसते हुए कहा, बिना किसी झिझक के। जाओ वैंगयान को देखो। वैंगजियान ने अपनी पत्नी को इशारा किया। लेडी वैंग तुरंत कमरे की तरफ भाग गईं। तभी हिज मैजेस्टी अराइव्स, तेज आवाज पूरे आंगन में गूंजी। इंपीरियल गार्ड्स की लाइन को चीरते हुए स्वर्णिम वस्त्र पहने शहंशाह यिंगज़ेंग स्वयं कदम बढ़ाते हुए अंदर आए। योर मैजेस्टी। जाओफेंग और वैंगजियान दोनों एक पल के लिए सन्ना रह गए। एक राजा अपने मंत्री के घर, सिर्फ एक बच्चे के जन्म पर। लेकिन फिर वैंगजियान को अचानक याद आया, मैंने तो भूल ही गया, मेरी बेटी ने किसी आम घर का बच्चा जन्म नहीं जन्मा। ये एक शहजादे का पैदा होना है। राजा का सीधा पोता हो तो हिज मैजेस्टी खुद ही आएंगे, वांगजियन ने सोचा, लेकिन फिर भी उसने अपना चेहरा बिल्कुल शांत रखा। योर सर्वेंट ग्रीट्स योर मैजेस्टी। वांगजियन तुरंत झुक गया। रहने दो, इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, यिंगज़ेंग ने हाथ हिलाकर कहा। वो आगे बढ़े, उनकी नज़र सीधे जाओफेंग के हाथ में पल रहे नई पैदाइशे बच्चे पर टिक गई। दूसरा बच्चा तो हमेशा जल्दी आ ही जाता है, लड़का या लड़की? यिंगज़ेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। एक और बेटा, जाओफेंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बहुत अच्छा, परिवार की वंश आगे बढ़ रही है। यिंगज़ेंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। इस दौर में खुद किन के राजा के लिए भी बेटा होना सबसे बड़ी बात होती थी। बेटियां तो उस जमाने में सेकेंडरी समझी जाती थी, वक्त ही ऐसा था। तभी एक मेड दौड़ती हुई आई। मास्टर, फोर्थ लेडी को भी लेबर शुरू हो गया है।
जाओ फेंग तुरंत मुड़कर हैरानी से बोला, प्रिंसेस यन? जी मास्टर, मेड ने पूरा सम्मान दिखाते हुए जवाब दिया। कब प्रेग्नेंट हुई? मुझे पता तक नहीं चला। जाओ फेंग सच में हिला हुआ था। फोर्थ लेडी ने कभी किसी को बताया ही नहीं, मेड ने कहा। सब लोग फोर्थ लेडी के चाइल्ड बर्थ की तैयारी करो, जाओ फेंग ने तुरंत हुक्म दिया। जी मास्टर। सारे नौकर, मेड्स, मिडवाइफ्स तुरंत भाग पड़े। जो मिडवाइफ्स अभी वांगयान की डिलीवरी से फ्री हुई थी, वो भी तुरंत वहीं पहुंच गईं। यिंगज़ैंग ने बच्चे की तरफ देखते हुए पूछा, नाम सोचा है? नहीं, क्योंकि पता नहीं था लड़का होगा या लड़की, जाओ फेंग ने जवाब दिया। यिंगज़ैंग हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, क्या मैं नाम रखूं? अंदर से वो घबराए हुए थे। जाओ फेंग मना न कर दे, ये डर था। यहाँ वो राजा नहीं, एक गैर कैद फादर के रूप में आए थे, और अब वो अपने पोते का नाम रखना चाहते थे। जाओ फेंग तुरंत झुककर बोला, मेरे बच्चे के लिए ये बहुत बड़ा सम्मान होगा, योर मैजेस्टी। यिंगज़ैंग ने तुरंत कहा, अगर बेटा हुआ है तो उसका नाम होगा जाओ वू। वांग जियन के मन में ख्याल जगे, दूसरा बेटा, राजगद्दी का दावा नहीं। वू, ये नाम फौज और युद्ध का रास्ता दिखाता है। हिज मैजेस्टी ने बहुत सोच समझकर नाम रखा है। वांग जियन मुस्कुराया, बहुत शानदार नाम है। जाओ फेंग ने मेरी बेटी को बैटलफील्ड पर जीता था, फिर वो खुद किन का ग्रैंड जनरल बना। अब ये पोता जाओ वू भी योद्धा की विरासत जरूर अपनाएगा। जाओ फेंग ने भी नाम पर गौर किया और सिर हिला दिया। जाओ वू सही में एक परफेक्ट नाम है। और उसके मन में एक गहरा विचार उठा, टिन के गिरने के बाद मैं पूरी दुनिया को अपने पैरों तले ला दूंगा। मेरा बड़ा बेटा कियर वो उत्तराधिकारी होगा, और वूएर वो सेना चलाएगा। मध्य देश तो बस शुरुआत है, इससे परी भी मेरी वंश राज करेगी। अंदर वांगयान हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, ये कोई बोझ थोड़ी है, ये तो हमारा बच्चा है। हिज मैजेस्टी ने नाम दिया है जाओ वू। आपने ये सम्मान कमाया है पतिदेव, मुझे यकीन है वूएर जरूर कुछ बड़ा करेगा। जाओ फेंगी प्यार से कहा, आज तुमने बहुत कष्ट उठाया है, आराम करो, मैं वेट नर्स को बुला देता हूँ। वांगयान शांति से सिर हिलाकर मान गई। जाओ फेंग ने उसे अच्छे से लिटाया और बाहर आया। बाहर ही एक आवाज आई, जाओ फेंग मुबारक हो, एक और शानदार बेटा। धन्यवाद ग्रैंडफादर श्या, जाओ फेंग ने अदब से झुककर जवाब दिया। श्यामुवेक हल्का सा ठिठर कर बोला, अफसोस है तुम्हारी माँ शाछंग छोड़कर शियान्यांग नहीं आती, वरना ये सब देखकर कितनी खुश होती। जाओ फेंग ने प्यार से कहा, चिंता मत कीजिए ग्रैंडफादर श्या, जैसे ही यानियार ठीक हो जाएगी मैं उन्हें लेकर शाछंग जाऊंगा, और इस दफा मैं माँ को मनाकर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। श्यामुवेक ने धीरे से सिर हिलाया, इसकी जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ हमेशा जिद्दी रही है। अगर वो अपनी जन्मभूमि छोड़ना नहीं चाहती तो इसमें कोई गलत बात नहीं, शिया वुके ने तुरंत जवाब दिया। चींग अभी तक पूरी तरह एकीकृत नहीं हुआ था। दरबार में अभी भी कुछ लोग थे जो शिया डोंगर को पहचान सकते थे। अगर वो पकड़ी गई तो अनावश्यक हंगामा खड़ा हो सकता था, और इस वक्त चींग को अपनी पूरी ताकत बाकी 3 राज्यों को जीतने पर लगानी थी। घर के झगड़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। जब पूरा देश एकजुट हो जाए, जब सारे बाहरी दुश्मन मिट जाएं, तब फिर किसी बात की चिंता नहीं बचेगी। उसके बाद अगर कोई विवाद भी हो तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। जाओ फेंग ने हल्का सा हंसा। ग्रैंडफादर शिया, आप मेरी माँ को सच में अच्छे से जानते हैं। शिया वुके ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अपने हर शिष्य को याद रखता हूँ, एक भी भूलता नहीं। तभी मास्टर, एक मेड भागते हुई आई, चेहरा खुशी से चमक रहा था। फोर्थ लेडी ने एक बेटी को जन्म दिया है। उसके हाथ में एक छोटी सी नरम सी रोती हुई बेबी गर्ल थी। जाओ फेंग तुरंत आगे बढ़े और बच्चे को अपनी बाहों में संभाल लिया। बहुत अच्छा, एक और बेटी। सच्ची बात तो ये है, बेटियां हमेशा लड़कों से ज्यादा खूबसूरत होती हैं। छोटी सी परी को देखकर जाओ फेंग का चेहरा पिघल गया, प्यार से भर गया।
इस दौर में अगर कोई आदमी अपनी कॉन्क्यूबाइन से ज्यादा प्यार ना करता हो तो वो अपने बच्चों को ज्यादा अहमियत नहीं देता था। लीगल और इललेजिटिमेट, पतियां और रखेल का फर्क बहुत बड़ा होता था। लेकिन जाओफिंग ऐसा आदमी नहीं था। वारिस की जिम्मेदारी तो जाओची, उसका बड़ा बेटा, संभालेगा, पर बाकी बच्चे भी उसके लिए उतने ही अनमोल थे। मेड ने संभल कर कहा, मास्टर, फोर्थ लेडी चाहती हैं कि आप यंग मिस्ट्रेस का नाम रख दें। जाओ फेंग ने अपनी बेटी को धीरे से देखा, सोचा, फिर प्यार से मुस्कुराया। जाओ पान, इसका मतलब हर कदम पर उम्मीद रखे और हर काम में सफल हो। मेड ने गहरी झुककर प्रणाम किया। मैं यंग मिस्ट्रेस को वापस ले जाती हूँ मास्टर। जाओ फेंग ने हाँ में सिर हिलाया। मैं भी चलता हूँ। बेटी को संभालते हुए वो साइड हॉल की तरफ बढ़ गए। चाहे वो कॉन्क्यूबाइन ही क्यों न हो, वो भी उसकी औरत थी, और अब जब उसने एक बेटी का जन्म दिया था तो उसका सम्मान और इनाम देना उसका फर्ज था। बाहर शिया वूके ने हल्के से कहा, जाओ फेंग बिल्कुल अलग मिजाज का आदमी है, अपनी कॉन्क्यूबाइन्स के साथ बहुत दयावान। यिंग झेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद यही फेंगर की फितरत है। वांग झेन ने भी सिर हिलाया। उसे अपनी बेटी की चिंता नहीं थी। मेन वाइफ की पोजीशन हिलाने वाली चीज ही नहीं होती। साइड हॉल के अंदर वू यांग कमजोर से बिस्तर पर लेटी थी। कई मेड्स उसकी सेवा में लगी हुई थीं। मिडवाइव्स और नौकर बाहर इंतजार कर रहे थे। जाओ फेंग ने धीरे से कहा, स्टुअर्ड, 2 सेट इनाम तैयार करो। ये सारे तो दोनों मैडम्स की तरफ से दिए गए तोहफे हैं। अटेंडेंस वाली मेड्स के अलावा बाकी सब जाकर आराम करें, झाओ फेंग ने शांत मगर मजबूत आवाज में कहा। धन्यवाद मास्टर, हम आपकी कृपा के आभारी हैं। सभी नौकर और मेड्स जमीन पर घुटनों के बल झुक गए, शुक्रगुजार होते हुए। झाओ फेंग फिर अंदर के कमरे में प्रवेश किया। इनसाइड द चेम्बर वो यांग कमजोर सी बिस्तर पर लेटी थी। झाओ फेंग उसके पास बैठ गए, आवाज बिल्कुल नरम करते हुए, वो यांग, तुमने बहुत मेहनत की है। वो यांग की आंखों में हल्का सा चमक आ गया। हस्बैंड, आप वापस आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द के कारण मुंह से हल्की सी सिसक निकल जाती है। झाओ फेंग ने तुरंत उसे नीचे प्रेस किया। बस, कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं। इस वक्त तुम्हारा सिर्फ एक काम है, आराम। वो यांग ने धीरे से पूछा, हस्बैंड, हमारी बेटी का नाम? झाओ फेंग मुस्कुराए। झाओपान, हमारी बेटी का नाम झाओपान होगा। वो यांग के होठों पर हल्का कमज़ोर सा स्माइल आ गया। कितना सुंदर नाम है। झाओ फेंग ने बहुत प्यार से बोला, तुम अभी बहुत कमज़ोर हो। मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए सब कुछ तैयार करवा रहा हूँ। बच्ची को वेट नर्स संभालेगी, तुम सिर्फ आराम करो। वो यांग की आवाज़ हल्का सा कांप गई। हस्बैंड, आप कितने दयावान हैं। उसका दिल सच में पिघल गया। एक कॉन्क्यूबाइन होने के बावजूद इतना प्यार और इज्जत मिलना, ये इस जमाने में बहुत बड़ा वरदान था। झाओ फेंग की नज़र बिल्कुल पवित्र और शांत थी। जब से तुम मेरी हवेली में आई हो, जब तक तुम वफादार हो, मैं कभी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूँगा। तुम भी और हमारी बेटी भी सब कुछ पाओगी जो तुम डिज़र्व करती हो। आराम से ठीक हो जाओ। कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें शाचेंग लेकर जाऊंगा ताकि तुम मेरी माँ से मिल सको। वू यांग की आंखों में आंसू उभर आए। धन्यवाद हस्बैंड। उसके लिए इस कठिन युग में ऐसा प्यार बहुत दुर्लभ था। झाओ फेंग ने हल्का सा हंसकर कहा, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारे साथ बुरा कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, आराम करो। वो खड़े हुए और दरवाजे की तरफ चल दिए। हस्बैंड, झाओ फेंग रुक गए। हाँ, कुछ कहना चाहती हो?
वो यांग के होंठों पर कुछ पलों तक लफ्ज अटके रहे। फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं, नहीं, कुछ नहीं। झाओफेंग ने उसे प्यार से देखा। आराम करो। और वो बाहर निकल गए। वो यांग चुपचाप दरवाजे को टकती रही जब तक उनकी परछाई पूरी तरह गायब न हो गई। फिर उसने अपने से कहा, फादर, शायद मैं आपकी इच्छा पूरी ना कर पाऊं। उसकी आंखों में दर्द था, छाती में कसक थी, दिल में एक भयानक संघर्ष। अगर मैं हकीकत में अपने पति को मारने की कोशिश करूं, तो मैं सिर्फ विश्वासघाती औरत नहीं बनूंगी, मेरी बेटी भी बर्बाद हो जाएगी। एक गहरी थकी हुई सांस उसके होंठों से निकल गई। उसके मन में प्यार, फर्ज, धोखे और मजबूरी का तूफान चल रहा था। चैप्टर 204 यिंगजेंग, हानफई, तुम्हें झाओफेंग की मेहरबानी याद रहनी चाहिए। फ्रंट कोर्टयार्ड में वापस आते ही झाओफेंग, शियावुकिए मुस्कुराते हुए बोला। इस बार तो सचमुच डबल खुशी हुई है। उम्मीद नहीं थी कि प्रिंसेस यान भी तुम्हें एक बेटी दे देगी। झाओफेंग ने हल्का सा हंसकर जवाब दिया, बेटी होना भी बहुत अच्छा होता है। ये सुनकर यिंगजेंग ने भी गहरी आवाज में कहा, बेटा हो या बेटी, दोनों ही अपनी जगह बरकत होते हैं। फिर वो अचानक रुका और झाओफेंग की तरफ सीधी राजसी नज़र से देखा। झाओफेंग, तुम कई सालों से पिता हो, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो। झाओफेंग ने हाथ जोड़कर पूछा, कृपया मार्गदर्शन दे महाराज। यिंगजेंग की आवाज़ और चेहरा दोनों सख्त हो गए। लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट बच्चों का फ़र्क, इसे कभी भूलना मत। अगर इस फ़र्क को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारे घर में ही फसाद शुरू हो जाएगा। बड़े परिवारों की जड़ बहुत गहरी होती है। अगर अक्लमंदी से काम न लिया तो उत्तराधिकार ही घर को बर्बाद कर देता है। झाओफेंग ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। मैं समझ गया महाराज। यिंगजेंग ने धीरे से सांस छोड़ी। लगता था जैसे उनके कंधों से बोझ हल्का हो गया हो। यिंगजेंग के अंदर का सच। वो सबसे ज्यादा इस बात को समझते थे, क्योंकि उनके अपने घर का हाल कोई नहीं जानता था। रानी से कोई बेटा पैदा नहीं हुआ, सिर्फ कॉन्क्यूबाइंस के बच्चे। इसलिए फैसले करने पड़ते थे। राजनीति, मनसब, उत्तराधिकार, सब कुछ उन पर निर्भर था। पर अब झाओफेंग आ चुका था। वो औरत जिसे यिंगजेंग ने सच्चे दिल से प्यार किया था, उसका बेटा, उनका असल हकीकी लेजिटिमेट एयर। फुसू जैसे बेटे के सामने ये फैसला बिल्कुल आसान था। अब मेरे लिए कोई दूसरा उत्तराधिकारी का सवाल ही नहीं। झाओफेंग ने मन ही मन सोचा, एक परिवार का सिर्फ एक ही वारिश होता है, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। चाइना का मुकुट झाओची पे होगा, बाकी सब बेटे उनके लिए बाहर की ज़मीनें हैं, जहां वो खुद राजा बनेंगे। दुनिया बहुत बड़ी थी और कब्जा करने को बहुत कुछ बाकी था। यिंगजेंग ने तालियां बजाई। तुरंत महल के सेवक बड़े बड़े संदूक लेकर अंदर आए। हर संदूक में रेयर स्पिरिचुअल मेडिसिन्स, उनमें से कुछ तो राजशाही खजाना भी मुश्किल से निकालता था। झाओफेंग तुरंत झुक गया। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद महाराज। यिंगजेंग ने हाथ हिलाकर कहा, ये यान्या के लिए है और वो जो प्रिंसेस यान है उसके लिए भी। तुम कुछ दिन दरबार मत आना, घर पर ही रहो और यान्यर का ख्याल रखो। झाओफेंग के चेहरे पर खुशी छा गई। आपकी कृपा का आभारी हूँ महाराज। दरबार की सियासत उसे कभी पसंद नहीं आई थी। सिपाही का दिल था, जंग का मैदान ही उसका घर। एक अचानक तोहफा। यिंगजेंग, वांगजेन और शियावुकी निकलने ही वाले थे कि महाराज, झाओफेंग ने पुकारा, सब रुके। आपने मुझ पर इतना एहसान किया, मेरे पास देने को ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ ये 2 बॉटल स्पिरिचुअल पिल्स दे सकता हूँ। वो 2 छोटी बॉटलें लेकर आगे बढ़ा। यिंगजेंग का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या तुम मुझे जहर देना चाहते हो? वो गुस्से में बोले। वही रिएक्शन जो कभी झाओफेंग का था जब उसने पहली बार स्पिरिचुअल पिल्स देखी थीं।
वांगजैन और श्याबुके भी हैरान रह गए। अब पूरा दरबार जानता था कि एल्केमिस्ट्स की बनाई पिल्स जहर होती हैं। फिर झाओफेंग ये क्या कर रहा था? झाओफेंग मुस्कुराया। महाराज, क्या आप सोच रहे हैं कि ये भी वही जहर है? आंट ऑल स्पिरिचुअल पिल्स पॉइजन? यिंगजेंग ने दांत पीसकर कहा। यही तो तुमने मुझे सिखाया था। अगर कोई और इंसान होता तो अब तक उसे फर्श पर घसीट कर ले जाते। महाराज, ये जहर नहीं है, ये मैंने खुद रिफाइन किए हैं। एक स्टिम्युलेंट है ताकत वापस लाने के लिए और दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन पिल। सबके सामने ही झाओफेंग ने बॉटल खोली, एक पिल निकाली और खुद खा ली। यिंगजेंग आंखों को तीखा कर देखते रहे। अगर ये जहर होता तो झाओफेंग कभी न खाता। अगर महाराज नहीं चाहते तो झाओफेंग ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तो मैं इन्हें वापस रख लेता हूं। ये पिल्स झाओफेंग ने खुद बनाई थी, अपनी इनर एनर्जी को आग की तरह यूज करके, रेयर मेडिसिनल हर्ब्स को रिफाइन करके। बिल्कुल एल्केमिस्ट्स की पॉइजनस बकवास चीजों की तरह नहीं, ये असली स्पिरिचुअल पिल्स थी। तुमने एक बार दे दिया और अब वापस लेना चाहते हो? यिंगजेंग ने थोड़ा सा डांटने वाले अंदाज में कहा। मतलब योर मैजेस्टी मान गए? झाओफेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। ज्यादा कुछ बोले बिना यिंगजेंग ने सीधा हाथ बढ़ाकर दोनों बॉटल छीन ली। मैं दूसरों पर भरोसा ना करूं, पर तुम मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, ये मैं जानता हूं। एक तो झाओफेंग के पास कोई वजह ही नहीं थी किंग को नुकसान पहुंचाने की, और सबसे बड़ा सबूत तो ये था कि फेक पॉइजनस पिल्स का राज झाओफेंग ही ने खोला था। अब वो खुद पॉइजन क्यों देता? झाओफेंग बस मुस्कुरा दिया। हुजूर को पिल्स दे दिए तो अपने ससुर को भी दोगे या नहीं? वांगजियान ने नखरे वाले अंदाज में कहा। ससुर जी, मैं थोड़े दिनों में और रिफाइन करके आपको दे दूंगा। वो तो ठीक है, पर मुझे भी 1-2 बॉटल चाहिए। स्यावो कुई के भी हंसकर बोल उठे। सबको मिलेगा, मैं बना दूंगा। झाओफेंग ने तुरंत जवाब दिया। अगले कुछ दिन झाओफेंग की जिंदगी में काफी दिनों बाद सुकून आ गया। न कोर्ट की टेंशन, न मिलिट्री का प्रेशर। रोज का रोज वो वांगयान और वुयांग के साथ वक्त बिताता रहा। और जैसे ही बात फैली कि यिंगजेंग खुद झाओ के घर आए और उन्होंने झाओफेंग के दोनों बच्चों का नाम भी रखा, पूरे कोर्ट के मिनिस्टर्स गिफ्ट्स लेकर आ गए। झाओफेंग ने सब कुशल से एक्सेप्ट कर लिए। हर तरफ शांति थी। रॉयल कोर्ट, सियानयांग। मिनिस्टर हानफे, योर मैजेस्टी के हुक्म पर मैं वापस लौट आया हूं, हानफे ने गहरी आवाज में कहा और एक बॉक्स पेश किया जिसमें झाओ टेरिटरी का टैक्स रिकॉर्ड, पॉपुलेशन सेंसस और हाउसहोल्ड रजिस्ट्री थी। यिंगजेंग के इशारे पर झाओ गांव ने वो बॉक्स लेकर आगे रखा। यिंगजेंग ने पहला स्क्रोल खोला और पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सब ऑफिशियल्स जानते थे कि अगर हानफे ये साबित कर दे कि वो झाओ जैसी बड़ी टेरिटरी को संभाल सकता है, तो वो 9 मिनिस्टर्स में जगह पा सकता था। काफी देर तक डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद यिंगजेंग ने बॉक्स बंद किया। मिनिस्टर हान की शानदार गवर्नेंस की खबर पूरे देश में फैली हुई है। तुमने 1 साल में झाओ की हालत बदल दी, ये तुम्हारी बड़ी उपलब्धि है। हानफे ने विनम्रता से झुककर कहा, ये मेरा कर्तव्य था महाराज। मैं ये भी जानता हूं कि तुमने दालियांग गए और वहां के लाखों शरणार्थियों को सेटल किया, एक नया शहर भी बनाया। हानफे ने तुरंत एक सिल्क स्क्रोल बाहर निकाला। ये दालियांग के नए शहर की जनसंख्या और रजिस्ट्री है महाराज। झाओ गांव ने स्क्रोल लेकर किंग के सामने रखा। यिंगजेंग ने डिटेल से पढ़ा। दालियांग में बचा कुछा 4 लाख जनसंख्या को सेटल करना और नया शहर खड़ा कर देना, ये आम बात नहीं है। यिंगजेंग की आंखों में खुशी चमक गई। हानफे ने सच बताया। महाराज, शहर बनाने का पूरा योजना और मेथड जनरल झाओफेंग ने दिया था। मैं तो बस उनके योजना पर अमल कर रहा था। मूल यश उनका है। हॉल में एकदम से सब ऑफिशियल्स का एक्सप्रेशन बदल गया। यिंगजेंग के चेहरे पर एकदम से रौनक सी चमक आ गई। तुम कह रहे हो शहर बनाने का प्लान झाओफेंग का था? जी महाराज। कमाल है, यिंगजेंग ने धीरे से कहा। मैं नहीं जानता था कि झाओफेंग गवर्नेंस में भी इतना माहिर है। हानफे ने जोर से कहा,
जनरल झाओफेंग एक महान सैनिक के साथ साथ एक उत्तम राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन के कलाकार भी हैं। ये सुनकर इंगजेंग और भी खुश। फिंगर, तुम्हारे अंदर तो और भी बहुत गुण छिपे हुए हैं। सच में तुम मेरे लिए स्वर्ग का वरदान हो। हानफे का उठान। इंगजेंग ने गंभीरता से कहा, झाओ टेरिटरी को पुनः स्थापित करने और दालियांग शरणार्थियों के लिए नया शहर बसाने के लिए हानफे, तुम्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हानफे दोबारा झुक गए। महाराज का आदेश मेरे सर आंखों पर। सुनाओ मेरा फरमान। हॉल में सब सीधे हो गए। आज से हानफे को इंपीरियल ग्रैनरी मिनिस्टर दा सिकोंग नियुक्त किया जाता है। वो 9 मिनिस्टर्स के दर्जे में शामिल होंगे। हॉल में हल्की सी हलचल मच गई। हानफे ने जल्दी से बोल दिया, महाराज का निर्णय सही है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। बाकी ऑफिशियल्स को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। ये भी हानफे की शतरंज की चाल थी। लीसी तुरंत बोल उठे, महाराज का निर्णय सही है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। बाकी मिनिस्टर्स भी साथ में बोल पड़े। इंगजेंग ने हानफे को मुस्कुराकर देखा। पिंग तुमसे बहुत उम्मीदें रखता है। आशा करता हूँ तुम निराश नहीं करोगे। मेरा प्रण है महाराज, मैं पिंग को और भी शक्तिशाली बनाऊंगा। हानफे के शब्दों में पूरा देश था, पर किसी एक व्यक्ति के प्रति वफादारी नहीं। इंगजेंग ने बस मुस्कुराकर ये बात समझ ली। शायद हानफे के दिल के किसी कोने में उसकी ये बात, मैं किन का लॉयल हूँ पर ज़रूरी नहीं कि किंग का भी हूँ, उसके बचे हुए आखिरी सेल्फ रिस्पेक्ट का टुकड़ा था। पर यिंगज़ेन के लिए ये फ़र्क बिल्कुल बेमायने था। उसके लिए किन ही वो था और वो ही किन था। ऐसे में हानफे का किन के लिए लॉयल होना उसके नज़र में बिल्कुल सही लॉयल्टी थी। अच्छा, कोर्ट की कार्रवाई जारी रखो, यिंगज़ेन ने हाथ हिला दिया। योर मैजेस्टी, एक बात रिपोर्ट करनी है। हानफे आगे बढ़े। वेई टेरिटरी के लोगों की हालत के बारे में बोलो, यिंगज़ेन ने गंभीर आवाज में कहा। किन के आने से पहले वेई रियासत पर लगातार जंगों की वजह से लोगों पर हद से ज़्यादा टैक्स थोपा गया था। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि वेई का टैक्स रेट किन के बराबर कर दिया जाए। अब वो भी हमारे प्रजा हैं। जाओ और हान में भी यही पॉलिसी लगी थी, वेई भी इसका हिस्सा होना चाहिए। मंजूर, यिंगज़ेन ने बिना झिझक कहा। योर मैजेस्टी फार साइटेड हैं। वेलियाओ तुरंत बोल उठे। टैक्स कम होने से वेई के लोग भी किन से प्रेम करेंगे। शांगताई पैलेस, प्राइवेट मीटिंग। मिनिस्टर, ग्रेट किन को प्रणाम। हानफे ने गहरी प्रणाम की। बैठो, यिंगज़ेन ने पास रखे कुशन की तरफ इशारा किया। धन्यवाद महाराज, हानफे ने विनम्रता से बैठकर कहा। कुछ पल शांत रहने के बाद यिंगज़ेन ने अचानक कहा, हानफे, मैं तुम्हारे दिल को समझ सकता हूँ। हानफे थोड़ा चौंक गए। महाराज का आशय क्या है? तुमने सेवा का वचन तो किन को दिया है, पर तुम्हारी वफादारी मुझे नहीं, इस धरती को है, वाक्शिया के लोगों को है। हानफे तुरंत झुक गए। ये बात सुनकर आपका सेवक डरे हुए हैं। यिंगज़ेन ने हाथ उठा दिया। डरने की जरूरत नहीं। तुम लोगों के लिए लॉयल हो और मैं दुनिया का राजा हूं। तुम जिस दुनिया के लिए लॉयल हो, मैं ही तो उसका मालिक हूं। इसलिए तुम्हारी वफादारी मेरे ही बराबर है। उसकी आवाज में एक ऐसा राजसी दम था जिसने हानफे को पूरा हिला दिया। आमतौर पर गुलाम बनकर आए मिनिस्टर्स को 9 मिनिस्टर्स में जगह नहीं दी जाती। पता है मैंने तुम्हें क्यों चुना? हानफे ने पहले से ही जवाब सोचा हुआ था। महाराज की दृष्टि जो सामान्य राजाओं के पास नहीं होती। इस बात पर हानफे का रिस्पेक्ट पूरे दिल से था। जब बात सुनी तो एक तरह से आनंदित भी हो गए थे। हानफे, मैं विषय बदलता हूं। तुम जाओ फेंग के बारे में क्या सोचते हो? हानफे ने सही बात कही। जब हान की बर्बादी हुई, मैंने मरने का फैसला कर लिया था,
पर जाओ फेंग ने मुझे जीने और किन से जुड़ने को समझाया। मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूँ। बाद में उनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स देखी तो मेरा सम्मान और बढ़ गया। वो आदमी अत्यंत प्रतिभाशाली है, सिविल भी मिलिट्री भी। मैं उनके सामने कुछ नहीं। शायद पूरी दुनिया में कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। ये सुनकर यिंगज़ेन के चेहरे पर एक पिता जैसी गर्व वाली मुस्कान आ गई। दालियांग में रेफ्यूजीज को सेटल करवाना, क्या वो भी जाओ फेंग का ही उपहार था तुम्हारे लिए? जी महाराज। यिंगज़ेन हंस पड़े। वो लड़का अपनी अचीवमेंट्स का क्रेडिट लेना ही नहीं चाहता। मैंने सुना है वो कहता है, मैं सिपाही हूं, सिविल का क्रेडिट मुझे नहीं चाहिए। क्रेडिट भी नहीं लेता? यिंगज़ेन ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। फिर उसने सीधा मुद्दे पर आकर कहा, मैं तुम्हें 9 मिनिस्टर्स ने लेकर आया हूं एक ही वजह से, जाओ फेंग की सिफारिश। मुझे उस पर भरोसा है और इसलिए तुम पर भी। हानफे तुरंत उठकर गहरी प्रणाम में झुक गए। महाराज का विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। यिंगज़ेन की आवाज गुनगुनी हो गई। जाओ फेंग की कृपा याद रखना। याद रखना कौन था जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। बस इतना ही, जा सकते हो। हानफे ने गहरी प्रणाम किया और निकल गए, पर उनका मन काफी बेचैन हो चुका था। आज महाराज क्या कहना चाहते थे? इतनी बार जाओ फेंग का जिक्र क्यों? क्यों कह रहे थे कि उसकी मदद याद रखूं? क्या महाराज मुझे जाओ फेंग के कैंप में भेजना चाहते हैं? हानफे का दिल घबरा गया। शांगताई पैलेस के दरवाजे से जैसे ही हानफे निकले, यिंगज़ेन उन्हें देखकर मुस्कुरा दिए। फेंगर, तुम्हारी नज़र लोगों को पहचानने में कमाल है। हानफे ईमानदार है, वफादार है, वो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं कि जब तुम्हारा वक्त आए, ये महान प्रतिभा तुम्हारे पास हो। यिंगज़ेन की मुस्कान और गहरे हो गए। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं। कारेज में बैठा हानफे। महल से दूर निकलते ही हानफे के चेहरे पर एक अचानक सा एहसास छा गया। समझ गया, तो ये था ग्रेट किंग का असली इरादा।